होंगी। तो आइए मैं यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखता हूँ, उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज फ्लेबोटमी। व्हाट इज फ्लेबोटमी? फ्लेबोटमी दरअसल ये वो तरीका है जिसके ज़रिए मरीज़ के बाजू के वरीज से खून हासिल किया जाता है या खून निकाला जाता है। इस तरीके को फ्लेबोटमी कहा जाता है, ठीक है, या इसको ब्लड कलेक्शन टेक्निक भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये वो तरीका है जिसके ज़रिए मरीज के मरीज से खून निकाला जाता है। इसे कहते हैं फ्लेबोटमी, ठीक है। और जो तिबी माहिर उस मरीज से खून निकालता है उसे फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक दूसरा टर्म जो यूज होता है फ्लेबोटमिस्ट। फ्लेबोटमिस्ट से मुराद है ये वो तिब्बी माहिर होता है जो महारत के साथ मरीज से खून निकालता है। इसे कहते हैं फ्लेबोटमिस्ट, ठीक है। ये एक्सपर्ट होता है जो कि लेबोरेटरी के अंदर एक सेक्शन के अंदर, जिसे फ्लेबोटमी सेक्शन कहते हैं, उस सेक्शन के अंदर ये तिब्बी माहिर काम करता है। और सबसे पहले जब ब्लड कलेक्शन के लिए सबसे पहले जब मरीज आता है टेस्ट करने के लिए, तो उसे सैम्पलिंग के लिए फ्लेबोटमिस्ट के तरफ भेजा जाता है, यानी फ्लेबोटमी सेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है मोस्टली जिसे कहते हैं टॉर्निक्वेट। टॉर्निक्वेट दरअसल ये एक रबड़ की एक पैड होती है जो कि मरीज के बाजू के ऊपर बांधा जाता है और फिर मरीज से ब्लड कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये ताकि प्रेशर क्रिएट हो जाए। और इसके लिए ब्लड प्रेशर मापने का आला भी यूज होता है। तो टॉर्निकेट बेसिकली ये रबड़ की एक पैड होती है पैड या ट्यूब, पैड होता है जो कि मरीज के बाजू के ऊपर बांधा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं टॉर्निकेट। क्योंकि जो टर्म है आगे कलेक्शन के अंदर यूज होगा, इससे मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज पहले से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक खसूसन एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं? ये जिल्द पे इस्तेमाल होने वाली जरासीम कुछ दवा होती है, ठीक है। ये जिल्द पर इस्तेमाल होने वाली जरासीम कुछ दवा होती है। और ब्लड कलेक्शन के अंदर जो एंटीसेप्टिक यूज होता है, या तो वो आइसोप्रोपाइल या
आइसोप्रोपाइल या इथाइल अल्कोहल 70% यूज करते हैं। इथाइल अल्कोहल 70% या तो ये यूज करते हैं, और अगर ये मौजूद ना हो तो मिथाइलेटेड स्पिरिट भी यूज किया जाता है। मिथाइलेटेड स्पिरिट भी यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस जगह से ब्लड कलेक्शन किया जाता है या जिस वेन से या जिस शरीयान से खून निकाला जाता है उस एरिया को अच्छी तरह से साफ करते हैं, या तो आइसोप्रोपाइल या इथाइल अल्कोहल 70%, या अगर वो ना हो तो मिथाइलेटेड स्पिरिट से साफ किया जाता है, ठीक है, उस एरिया को। अब यहाँ पे एक चीज और मैं यहाँ पे समझाता हूँ। वो है ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स। अच्छा, दो तरह के ट्यूब्स यूज होते हैं फ्लेबोटमी के अंदर। ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स, दो तरह के ट्यूब्स इस्तेमाल होता है। एक होता है प्लेन ट्यूब या जेल ट्यूब, ठीक है। और जो प्लेन ट्यूब होता है ये दरअसल रेड कलर में होता है, इसकी जो कलर होती है वो रेड होती है, और इसकी जो कलर होती है वो दरअसल इसका जो कैप होता है वो येलो होता है। और इसके अंदर प्लेन ट्यूब हो चाहे जेल ट्यूब हो, इसके अंदर कोई केमिकल मौजूद नहीं होता, ठीक है ना, बिल्कुल खाली होते हैं। और इसके अंदर जो ब्लड डालते हैं वो क्लॉटेड सैंपल के लिए इसके अंदर ब्लड डाला जाता है। क्लॉटेड सैंपल के लिए, क्लॉटेड सैंपल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और कुछ ट्यूब्स जो होते हैं वो एंटी कोगुलेटेड होते हैं, एंटी कोगुलेटेड ट्यूब्स होती हैं। कुछ एंटी कोगुलेटेड ट्यूब्स होती हैं। एंटी कोगुलेटेड ट्यूब से मुराद है इसके अंदर एक खास किस्म का केमिकल डाला होता है, ठीक है, या हम डालते हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं कि खून को क्लॉट होने से या जमने से रोकता है, ठीक है। इन ट्यूब्स में खास किस्म का केमिकल होता है जो खून को जमने से रोकता है। अच्छा, लेबोरेटरी के अंदर जब टेस्ट परफॉर्म होते हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसके लिए जब हम ब्लड पेशेंट से निकालते हैं वो या तो हम प्लेन ट्यूब या जेल ट्यूब के अंदर डालते हैं। कुछ ऐसे टेस्ट है जिसके लिए हमें एंटीकोगुलेटेड ट्यूब्स दरकार होते हैं, तो हम ब्लड एंटीकोगुलेटेड ट्यूब्स के अंदर डालते हैं और फिर उससे टेस्ट लगाया जाता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि कौन सा टेस्ट है और किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, ठीक है, और कौन सा टेस्ट प्रोसेस करना है। तो उसके अकॉर्डिंग जब सैम्पलिंग करते हैं तो सैम्पलिंग के दौरान ट्यूब्स को पहले तैयार करते हैं और उसके बाद उसके अंदर ब्लड डाला जाता है।
तो ये डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द टेस्ट कि कौन सा टेस्ट परफॉर्म होगा और किस तरह की ट्यूब्स इस्तेमाल होंगे। अब मैं यहाँ पे कुछ एंटीकोगुलेंट्स जो कि लेबोरेटरी के अंदर कॉमनली यूज होते हैं मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंटीकोगुलेंट्स यूज एन clinical or pathology laboratory। उसमें सबसे पहले जो एंटीकोगुलेंट हैं जो रूटीन वाइज यूज होता है दैट इज ट्राई सोडियम साइट्रेट। ट्राई सोडियम साइट्रेट ये एक एंटीकोगुलेंट है, एक ऐसा केमिकल है जो कि खून को जमने से यानी क्लॉट होने से रोकता है। ठीक है, तो ये ख़ुसूसन जो ESR टेस्ट है उसके लिए भी यूज़ होता है और उसके अलावा जो PT APTT टेस्ट है उसके लिए भी यूज़ होता है, लेकिन ये डिफ़र करता है क्वांटिटी में डिफ़र करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ESR टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं तो 1 पार्ट ट्राई सोडियम साइट्रेट होगा और 4 पार्ट्स ब्लड के साथ मिक्स किया जाता है। दिस इज फॉर ESR टेस्ट। अगर ESR टेस्ट के लिए यूज करना है तो उसमें 1 पार्ट ट्राई सोडियम साइट्रेट हम ब्लड के अंदर ऐड करेंगे और उसमें 4 पार्ट्स ब्लड होने चाहिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, फिर उस ब्लड से ESR टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, और अगर PT या APTT टेस्ट के लिए यूज करना है तो उसमें 1 पार्ट ट्राई सोडियम साइट्रेट होगा और 9 जो पार्ट्स हैं 9 पार्ट्स ब्लड ऐड करना है। दिस इज फॉर PT और APTT टेस्ट के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद है सेकेंड एंटीकोगुलेंट जिसे कहते हैं EDTA। EDTA से मुराद है इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड ये खास किस्म का केमिकल है जो कि ट्यूब्स के अंदर कमर्शियली प्रिपेयर्ड भी मौजूद होते हैं और हम खुद भी इसको बना सकते हैं। तो इसका जो कलर होता है ये पर्पल होता है। ठीक है ना, ये पर्पल कलर का होता है और ट्राई सोडियम साइट्रेट होता है वो स्काई ब्लू कलर का जो है ना इसकी ट्यूब होती है और ये पर्पल कलर की ट्यूब होती है। ठीक है, और EDTA खसूसन जो ब्लड CP टेस्ट है उसके लिए यूज करते हैं। ब्लड CP टेस्ट से मुराद है कंप्लीट ब्लड पिक्चर। कंप्लीट ब्लड पिक्चर जो टेस्ट है उसके लिए यूज होता है। इसका दूसरा नाम है कंप्लीट ब्लड काउंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में CBC टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये इसकी एक फ़ायदा ये है कि ये खून को एक तो जमने से रोकता है, दूसरा है कि जो खून के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं उनकी मॉर्फोलॉजी को ख़राब नहीं करता, उनकी शेप उनके स्ट्रक्चर को ख़राब नहीं करता। ठीक है, ये ब्लड सेल्स
उसकी मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी से मुराद शेप एंड स्ट्रक्चर को खराब नहीं करता। सबसे इम्पोर्टेंट इसका फायदा है, ठीक है। उसके बाद एक एंटीकोगुलेंट है जिसे कहते हैं हेपरीन। हेपरीन दरअसल ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और दूसरा है कि ये एक्सपेंसिव है। ये बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है, और नेचुरल है, ये कुदरती तौर पर बनाया जाता है। और हेपरीन ये नॉर्मली लेबोरेटरीज के अंदर कॉमनली यूज़ नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है और इसको एक ख़ास टेस्ट के लिए यूज़ होता है जिसे ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कहते हैं। ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट इसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद है नेक्स्ट सोडियम फ्लोराइड। ये एक एंटीकोगुलेंट है, ग्रे कलर का ट्यूब होता है। और सोडियम फ्लोराइड बेसिकली जो ग्लूकोज टेस्ट होता है या शुगर का जो टेस्ट होता है उसके लिए हम सैंपल सोडियम फ्लोराइड उसके सैंपल के अंदर सोडियम फ्लोराइड डालते हैं, ठीक है। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है कि 2 से 3 दिन तक स्टोर या प्रिजर्व द ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज के लिए यूज होता है, यानी शुगर टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसके अलावा एक एंटीकोगुलेंट और भी यूज होता है जिसे कहते हैं पोटाशियम ऑक्सलेट। पोटाशियम ऑक्सलेट दरअसल ये भी शुगर टेस्ट के लिए यूज होता है, रूटीन के लिए, ठीक है। ये जितने भी एंटीकोगुलेंट्स हैं, ठीक है, इसको खुद भी लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो ये कमर्शियली प्रिपेयर्ड इसके ट्यूब्स आते हैं, उसको जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। और उस ट्यूब के अंदर प्रॉपर क्वांटिटी में ये मौजूद होता है और 2 से 3 ml तक ब्लड उसके अंदर हम लेते हैं। और हर एंटीकोगुलेंट, हर केमिकल को स्पेसिफिक टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ADTA को आप PTFETT टेस्ट के लिए यूज़ कर ले या ADTA को आप फॉर एग्जांपल ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट के लिए यूज़ कर ले। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर टेस्ट के लिए स्पेसिफिक एंटीकोगुलेंट वाली जो ट्यूब है उसको इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब हम चलते हैं ब्लड कलेक्शन की तरफ। बुनियादी तौर पर जो ब्लड कलेक्शन टेक्निक है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ब्लड कलेक्शन टेक्निक, इसे फ्लीबोटमी टेक्निक भी कहते हैं। फ्लीबोटमी टेक्निक, ठीक है। ब्लड कलेक्शन टेक्निक दरअसल इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला टाइप है वेनिपंक्चर टेक्निक।
दूसरा है आर्टीरियल पंक्चर टेक्निक। और थर्ड है कैपिलरी पंक्चर टेक्निक। अब जो वेनी पंक्चर टेक्निक होता है इसमें खसूसन कॉमनली वरीद के जरिए खून निकालते हैं, यानी वरीद से खून निकाला जाता है, वेन से खून निकाला जाता है और इसमें जो खून की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, इस तरीके में खून वरीद यानी वेन से निकाला जाता है। ठीक है, आर्टीरियल जो पंक्चर टेक्निक है इसमें खून शरीयान यानी आर्टरी से निकाला जाता है, आर्टरी से खून निकालते हैं। और जो आर्टीरियल फंक्शन है खसूसन जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होते हैं जिसको एबीजीज कहते हैं, एबीजीज यानी आर्टीरियल ब्लड गैसेस, इसको इसकी एस्टिमेशन के लिए यानी आर्टरीज के लिए के अंदर जो गैसेस होती हैं एबीजीज जिसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया एंड सो ऑन। इन गैसेस की एस्टिमेशन के लिए आर्टरी से खून निकालते हैं और उसका जो टेक्निक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कैपिलरी पंक्चर टेक्निक, इसमें खून कैपिलरीज से निकालते हैं। खसूसन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो 2-3 दिन के या फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का बच्चा होता है, उनके अंदर वेन्स प्रोमिनेंट नहीं होते हैं तो कैपिलरी पंक्चर टेक्निक करते हैं। बच्चों के लिए ये तरीका इस्तेमाल होता है। ठीक है, कॉमनली जो लेबोरेटरी में जो टेक्निक यूज होता है वो है वेन पंक्चर टेक्निक। अब वेन पंक्चर टेक्निक को डिटेल में मैं यहाँ पे इसका प्रोसीजर डिस्कस करता हूँ कि किस तरह से वेन के जरिए खून निकालते हैं। वेन पंक्चर टेक्निक, इसमें पढ़ेंगे प्रोसीजर, तरीक़ाकार। ठीक है, अच्छा, तरीक़ाकार सबसे पहले खून निकालने से पहले क्या करना है कि जो ब्लड कलेक्शन ट्यूब्स हैं उसे तैयार करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जब पेशेंट आता है और पेशेंट के रिक्वेस्ट स्लिप के ऊपर कुछ टेस्ट डॉक्टर ने लिख के दिए हैं उसे, तो सबसे पहले उस टेस्ट को आपने देखना है कि कौन से टेस्ट हैं और उन टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों ने ट्यूब्स अरेंज करने हैं। अगर वो टेस्ट प्लेन ट्यूब के अंदर लेना है तो प्लेन ट्यूब आपने अरेंज करना है। अगर उसके लिए ADTA वाली ट्यूब चाहिए या सोडियम साइट्रेट वाली ट्यूब चाहिए, जो भी ट्यूब चाहिए सबसे पहले आपने ट्यूब्स अरेंज करने हैं। उसके बाद क्या करना है कि उन ट्यूब्स को लेबल करना है। लेबल मतलब ये है कि पेशेंट का नाम उसके ऊपर लिखना है या अपने स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा जाता है। ठीक है, खून निकालने से पहले
टेस्ट के नौइयत के मुताबिक ब्लड सैंपलिंग ट्यूब्स तैयार करें और इसको लेबल करें। अच्छा, लेबलिंग का फायदा ये है, अगर उसके ऊपर आप पेशेंट का नाम लिखते हैं या उसके ऊपर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखते हैं या स्पेसिफिक उसके ऊपर कोड लगाते हैं, तो वो जब लैब के अंदर प्रोसेस होता है तो वो दूसरे सैंपल के साथ मिक्स नहीं होता। आपको पता है कि ये फलां पेशेंट का सैंपल है, ठीक है। इस तरह से पेशेंट का सैंपल आप इजीली उसको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड आप लेबोरेटरी के अंदर फ्लेबोटोमिस्ट ब्लड सैंपलिंग करता है तो उसके ऊपर जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है या ब्लड का जो नाम है पेशेंट का, उसके ऊपर आप लाजमी लिखें। अगर सैंपलिंग हॉस्पिटल के अंदर कोई नर्स करता है या कोई डिस्पेंसर सैंपलिंग करता है तो वार्ड के अंदर या नर्सिंग बेस के अंदर अगर कोई सैंपलिंग होता है तो वहाँ पे नर्स को चाहिए कि वो उसके ऊपर पेशेंट का नाम और उसके ऊपर अपना सिग्नेचर और साथ में डेट और टाइम भी लाजमी उसके ऊपर लिखना है। उसके बाद सैंपलिंग जब हो जाए तो उसे प्रॉपर ट्रे के अंदर रखे और इसे फ़ौरन लेबोरेटरी की तरफ भिजवा दिया जाए, ठीक है। सेकंड जो प्रोसीजर है, सेकंड जो स्टेप है वो है सैंपल को एंटी क्यूबिटल वैन से निकालते हैं। हाथों के दूसरे वेन से भी निकाला जा सकता है, ठीक है। एंटी क्यूबिटल वेन ये एक स्पेसिफिक वेन होता है हाथ के अंदर, ठीक है, जो कि आर्म के अंदर यानी बाजू के अंदर एक वेन होता है, उससे अमूमन खून निकाला जा सकता है। अगर वो वेन दिखाई नहीं दे रहा या फील नहीं होता तो हाथ के दूसरे वेन से भी खून निकाला जा सकता है, ठीक है। थर्ड है मरीज के हाथ को आरामदेह पोजीशन पर रखें। मरीज के जो हाथ है उसे कंफर्टेबल पोजीशन पे रखें, बिल्कुल आरामदेह पोजीशन पे रखें। खड़े होके सैंपलिंग नहीं करना, ठीक है। लेटे सैंपलिंग अगर मरीज कर सकता है तो बैठ जाएं। अगर लेटे भी आप सैंपल लेते हैं मरीज से तो उसका हाथ कम से कम कंफर्टेबल पोजीशन पे हो ताकि आसानी से आप उससे ब्लड ले सकें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्टेप है खून निकालने के लिए सिरिंज स्टेरिलाइज्ड होना चाहिए, बिल्कुल जरासीम से साफ होना चाहिए और अमूमन 22 नंबर की सुई इस्तेमाल होती है। जो सिरिंज का जो साइज होता है नॉर्मली 22 नंबर गाज या 22 नंबर का सुई इस्तेमाल करते हैं। आप उससे ज़्यादा या उससे कम नंबर का नीडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
फिर जो स्टेप है मरीज के बाजू के ऊपर टॉर्निक्वेट या अगर वो ना हो तो रबड़ की नरम ट्यूब बांधे, अगर वो भी ना हो तो ब्लड प्रेशर मापने का आला बांधे, 3 इंच बाजू के ऊपर बांधे। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मरीज ने आरामदेह पोजीशन पे अपना हाथ भी रख लिया। आपने क्या करना है कि उसके आर्म के ऊपर, उसके बाजू के ऊपर टॉर्निकेट बांधना है। अगर टॉर्निकेट ना हो तो रबड़ की नरम ट्यूब, अगर वो भी ना हो तो ब्लड प्रेशर मापने का आला। और ब्लड प्रेशर मापने का आला जब उसका कफ बाजू के ऊपर बांधा जाता है तो उसे 40 mmHg तक आपने उसे इन्फ्लेट करना है, आपने उसे पंप करना है। ठीक है, उसके बाद 6 जो स्टेप है, जिस एरिया से ब्लड लिया जाता है उस एरिया को अच्छी तरह मिथाइलेटेड स्पिरिट या अल्कोहल स्वाब से साफ करें। उस एरिया को अच्छी तरह से साफ करना है ताकि अगर वहां पे कोई बैक्टीरिया, कोई जरासीम हो, वो एरिया बिल्कुल स्टेरिलाइज हो जाए, साफ हो जाए। उसके बाद क्या करना है कि सिरिंज के जो सुई होती हैं से ढकना उतारें और वेन के मतवाजी अंदर दाखिल कर दें और मुतल्लिका मिकदार खून निकालें। जितनी मिकदार खून चाहिए उतना ही आपने खून निकालना है टेस्ट की नौइयत के मुताबिक। ठीक है, जो 8 स्टेप है, जब खून जब खून निकाला जाता है तो टॉर्निकेट उतार दें और वेन को साफ रुई से दबा के रखें ताकि खून आना बंद हो जाए। दिस इज द फाइनल स्टेप। ये फाइनल स्टेप है कि जब मुतल्लिका मिकदार खून निकाला जाता है तो उसके बाद आपने साफ रुई की मदद से उस वेन को अच्छी तरह से दबा के रखना है ताकि उससे मज़ीद खून ना निकले। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि खून को सिरिंज से मुतल्लिका ट्यूब्स में डालने हैं। ठीक है ना, डाल दें और फौरन
लेबॉर्ट्री सेक्शन भिजवा दें। फौरन इसे प्रोसेस करने के लिए लेबॉर्ट्री सेक्शन भिजवाना है। तो ये है वो स्टेप्स, वो प्रोसीजर जो कि फ्लेबोटोमिस्ट इन प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। और इसमें जो एहतियात रखने वाली चीज़ है कि ड्यूरिंग ब्लड कलेक्शन एक ख़तरा ये भी होता है कि आपको प्रिक भी लग सकता है। ठीक है, प्रिक लगने से मुराद ये है कि एक ख़तरा ये होता है कि बंदा अपने आप को ज़ख्मी भी कर सकता है। तो इसलिए जब भी कोई फ्लेबोटोमिस्ट ब्लड कलेक्शन करता है तो उसके लिए प्रॉपर लैब कोट पहनना है, दैट इज़ वेरी मस्ट। दूसरा ये है कि हाथों में दस्ताने लाजमी पहनने हैं, चेहरे पे मास्क वो भी ज़रूरी है। तो इस बात का ये ख्याल रखना है कि बड़े एहतियात के साथ ब्लड सैंपलिंग करनी है। अगर ग्लव्स हाथों में मौजूद ना हो तो उससे प्रिक लगने का ख़तरा भी है, या जो ब्लड है ब्लड हाथों के ऊपर भी लग सकता है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ब्लड जो हम ले रहे हैं वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा लेक्चर है ब्लड कलेक्शन का वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।